हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टॉपिक देखा था, जिसके अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया कि इंडियन इकोनॉमी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। जैसे कि फिस्कल डेफिसिट था इंडियन इकोनॉमी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था, हाई ह्यूज इन्फ्लेशन चल रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस में फंस गई थी 1980s टू 1990 के बीच में। तो इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए, इन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रोच किया किसको, वर्ल्ड बैंक को एंड आईएमएफ को। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दो ऐसे मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करते हैं जब वो प्रॉब्लम्स में फंसती हैं। तो इंडिया ने भी अप्रोच किया। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है आईबीआरडी। इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज, 1 मार्क का क्वेश्चन से बन सकता है। और आईबीआरडी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आईबीआरडी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी वर्ल्ड बैंक। और इसके अलावा किसको हेल्प के लिए अप्रोच किया, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया ने अपने क्राइसिस की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, हेल्प के लिए अप्रोच किया। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ कंडीशंस रखी इंडिया के पास कि आपको अपनी स्ट्रक्चर में, अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके बाद हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो एक बार इसको रीड करते हैं जल्दी से। टू मैनेज द क्राइसिस, जो क्राइसिस इमर्ज हुए उनको मैनेज करने के लिए इंडिया अप्रोच्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज आईबीआरडी, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, दोनों को अप्रोच किया। और यहां से इनको कितना हेल्प मिली, $7 बिलियन, $7 बिलियन का लोन इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया को दिया, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशन उन्होंने इम्पोज करी। जैसे कि कंडीशन क्या थी कि इंडिया को अपनी जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है उसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया को रिमूव करना होगा रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अभी हम क्या करते थे, प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। बहुत ही कम ऐसे एरियाज थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता था। तो आपको प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा, ये एक कंडीशन थी। इसके अलावा रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल ना हो, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जो है वो धीरे धीरे कम हो, ये एक कंडीशन थी। इसके अलावा रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड को रोका गया था, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता था और ज्यादा इंपोर्ट भी नहीं होता था। इंडिया को क्लोज इकोनॉमी बना के रखा हुआ था इससे पहले तक। तो एक कंडीशन ये थी कि आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ ताकि इंडिया और बाकी कंट्रीज इजीली ट्रेड कर सके दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ये सब जो कंडीशंस थी, ये सब कंडीशंस अभी तक की चलती आ रही पॉलिसी से बहुत डिफरेंट थी। अभी तक क्या होता था, उल्टा होता था बिल्कुल। इंडियन इकोनॉमी ने फिलहाल जो पॉलिसी बना रखी थी 1990 से पहले, बिल्कुल ऑपोजिट थी। प्राइवेट सेक्टर को मिनिमम रोल दिया था, पब्लिक सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा था, और ट्रेड नहीं किया जाता था बाकी कंट्रीज के साथ। इन सब चीजों को चेंज करने की कंडीशन रखी आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने। तो इंडिया ने ये सब कंडीशंस को एक्सेप्ट किया और नई पॉलिसी लेकर आए, यानी अभी तक की पॉलिसीज जो चल रही थी उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसलिए जो आगे आने वाली पॉलिसीज बनाई, यानी 1991 के बाद की जो पॉलिसी बनाई, उसको किस नाम से जाना जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई इकोनॉमी को रन करने के लिए। और न्यू क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम ऑपोजिट है अभी तक की जो पॉलिसीज चल रही थी। कौन से ईयर में आई थी ये, 1991 में, जुलाई 1991। इसको भी देखते हैं एक बार। दस, इंडिया इंट्रोड्यूस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी इन जुलाई 1991। और टूल्स क्या थे, क्या क्या मेजर्स उसके लिए लिए थे, थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 मेजर्स के थ्रू इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे इन तीनों को हमको डिटेल में सेपरेटली पढ़ना है। इससे पहले एक ये चीज भी हमको देखनी है कि जो भी पॉलिसी अब बनाई, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं, इन पॉलिसीज को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, यानी स्टेबलाइजेशन मेजर भी जिसको कहा जाता है, और दूसरा स्ट्रक्चरल मेजर्स जो कि हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स। अब देखिए, इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, जैसे कभी हम प्रॉब्लम में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को दौड़ते हुए चोट लग गई, भाग रहा था कोई बच्चा, उसको चोट लगी, ठीक है, उसका घुटना छिल गया, तो क्या करती है उसकी मम्मी, पहले तो उसको जाके उसको बैंडेज करेंगी, उसको बचाएंगी, और फिर बाद में उसको डांट भी लगाएंगी और मार भी हो सकता है, पड़ सकती है।
ऐसे इंडियन इकोनॉमी की शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स क्या थी? फिलहाल की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी कि बीओपी डेफिसिट में था। हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं बचा था कि हम एक हफ्ते के लिए भी अपनी इकोनॉमी को आगे रन कर सकें। और इसके अलावा दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो इकोनॉमी देख रही थी, प्राइस लेवल बहुत ज्यादा था, बहुत तेजी से प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी इकोनॉमी की, जैसे चोट लगी किसी बच्चे को, तो सबसे पहले इनको टारगेट करना था कि फिलहाल इसको टारगेट करो, इसको कंट्रोल करो, बाद में आगे जाके देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी को संभालना है। तो वो पॉलिसीज जिसमें हमने इमीडिएट प्रॉब्लम को टारगेट किया उसको कहा जाता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। क्या क्या किया गया इसमें देखिए, पहला बीओपी डेफिसिट की जो प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में है, फॉरेन हमारी करेंसी जो है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, इसको सॉल्व करने के लिए अटेम्प्ट किया। बीओपी डेफिसिट को सॉल्व करना, करेक्ट करना, इसकी कोशिश करी गई। दूसरी कोशिश क्या थी? कंट्रोलिंग प्राइस लेवल, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन हो रहा था, तो प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसी में क्या आया? वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स जो कि इमीडिएट अटेंशन मांग रही हैं, जो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं हम और जिसको जल्दी से सही करने की या जल्दी से करेक्ट करने की जरूरत है, वो पॉलिसी बनाई हमने स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंदर। फिर आता है अभी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, इमीडिएट जिसको चाहिए, आगे के लिए ताकि फ्यूचर में दोबारा इंडियन इकोनॉमी ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे, आगे के लिए क्या किया जाएगा? वो है स्ट्रक्चरल मेजर्स, दैट इज द लॉन्ग टर्म मेजर। फ्यूचर में क्या हो, सारी पॉलिसीज जो कि इंडिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं ताकि वो फ्यूचर में कभी दोबारा इस टाइप के क्राइसिस में ना फंसे, वो सारी पॉलिसी आती है हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर। जैसे कि देखिए, पहला इंप्रूविंग एफिशिएंसी, इकोनॉमी की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाना ताकि हर सेक्टर अच्छी तरीके से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। इसके लिए जो पॉलिसीज बनेंगी वो किसमें आएंगी? स्ट्रक्चरल मेजर्स में। इसके अलावा इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी कंट्री की, हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, यानी प्रोडक्ट्स को इस लायक बनाना कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन झेल सके। यानी हमको क्या करना है? अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है ताकि वो वर्ल्ड मार्केट में भी कंपटीशन फेस कर सके। और ये कब होगा? जितनी भी अभी हमारे पास इंडियन इकोनॉमी में जो भी रिजिडिटीज हैं, जैसे लाइसेंस है, परमिट है, ये सब वो चीजें थी जो कि हमको इम्प्रूव करने से रोक रही थी। तो हम कंपटीशन बढ़ाने के लिए इन रिजिडिटीज को क्या करना है? धीरे धीरे रिमूव करना है, हटाना है, ताकि जो जिन चीजों ने जकड़ा हुआ है उन सबको हम रिमूव कर सके और इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन कर सके। तो ये सब लॉन्ग टर्म चीजें हैं, टाइम लेने वाली चीजें हैं, इसलिए इन सबको डाला स्ट्रक्चरल मेजर्स में। और जो इमीडिएट हेल्प जिसको चाहिए वो सब डाला हमने किसमें? स्टेबलाइजेशन मेजर्स में। अब इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।